Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो आप जो मेहनत कर रहे हो ग्राउंड पे, तो पिछली बार जो नतीजा रहा जिस तरीके से एक तरफा अरविंद शर्मा को वोट पड़े, तो उसमें कितना बदलाव कर पाए और क्या वो कारण है कि आप कह रहे हो कि भाई इस बार दीपेंद्र हुड्डा को अच्छी वोट मिलेगी? कि एक तो ऐसे आदमी को वोट दे के भेज दो जो 5 साल मुड़ के ही ना आए, और एक ऐसा दूसरा जिसको हराया है वो ऐसा उम्मीदवार है हारने के बावजूद भी वो इलाके में आते रहे। अब यहाँ कोई नौकरी मांगने वाला ही नहीं होगा, कोई विकास कार्य मांगने वाला ही नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा? राव इंद्रजीत सिंह ने तो उन्होंने इसको नैरेटिव बना लिया कि हुड्डा तो सिर्फ जाटों के इलाके में काम करते हैं, हीरों की अवहेलना करते हैं। वो भी लगा के देख ले कितना करिश्मा कर पाएंगे। हम तो उनका स्वागत करेंगे, वो आए तो सही यहाँ। अगर उनकी इतना ही भारी फॉलोइंग है तो वो भी आके देख ले, अरविंद शर्मा को जिता के देखें अब के कोसली में कितनी सीट रह पाते हैं। लेकिन कई बार ना ऐसी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी होती है, बोला कि राव इंद्रजीत सिंह और हुड्डा साहब में एक आपसी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि हुड्डा साहब इधर जाके रैलियां नहीं करेंगे उनके इलाके में आके, और वो कोसली नहीं जाएंगे। तो ये मैच फिक्सिंग इस बार भी होगी क्या? 75 पार का नारा दे करके 40 आई थी, 400 का नारा दे करके 212 बनती है, 212-13। फिर आप भी फिर विधानसभा लड़ोगे दीपेंद्र को जिता के? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा मैं तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और कैमरे पर है प्रियांशु। इस वक्त मैं रेवाड़ी में हूं और मेरे साथ जगदीश यादव जी है, पूर्व मंत्री, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, काफ़ी महीने हो गए उनको, और अब दीपेंद्र हुड्डा की पूरी मदद कर रहे हैं। कोसली में इस बार सबकी नज़र है कि भाई कोसली दीपेंद्र हुड्डा के साथ इस बार के चुनाव में क्या करने वाली है। तो जगदीश जी, सबसे पहला तो यही सवाल है, आप खूब पसीना बहा रहे हो, तो इस बार दीपेंद्र जी का क्या रहेगा कोसली में, क्या लगता है? सबसे पहले तो राहुल जी आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। और इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र जी बहुत अच्छी वोट लेकर के जीत करके जाएंगे। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ग्राउंड पे, तो पिछली बार जो नतीजा रहा जिस तरीके से एक तरफा अरविंद शर्मा को वोट पड़े, तो उसमें कितना बदलाव कर पाए और क्या वो कारण है कि आप कह रहे हो कि भाई इस बार दीपेंद्र हुड्डा को अच्छी वोट मिलेगी? हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने सभी साथियों को हमने ये बात समझाई है कि इस इलाके का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। क्योंकि पिछली बार जो भूल हम लोगों से हुई उसमें सुधार तो करना ही है। पिछली बार इलाके से बहुत बड़ी भूल हुई है कि ऐसे आदमी को चुन करके भेज दिया जो मुड़ के वापस आया ही नहीं, काम करना तो दूर की बात है। जब दीपेंद्र जी जीत कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे इलाके का विकास होगा और हमारी जो योजनाएं आगे भविष्य की जो इस इलाके को आगे ले जाने की, उनको हम पूरा करने में कामयाब होंगे। इसलिए लोगों की बात समझ में आई है। दो उम्मीदवार हैं, दोनों में जो अंतर है वो देखते हैं लोग, तो हम कंपेयर करते हैं कि एक तो ऐसे आदमी को वोट दे के भेज दो जो 5 साल मुड़ के ही ना आए, तो उससे जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। और एक ऐसा दूसरा जिसको हराया है वो ऐसा उम्मीदवार है हारने के बावजूद भी वो इलाके में आते रहे, हमारे सुख दुख में शामिल होते रहे, इलाके के विकास कार्यों में रुचि लेते रहे। तो निश्चित तौर पे हम उस आदमी को समर्थन देंगे जो हमारा अपना हो, जो हमें अपना समझता हो। वो हमारा फैसला है सारी इलाके का कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी बहुमत से जिता के भेजने का काम करेंगे। अच्छा जगदीश जी, जब हुड्डा सरकार थी तो उसमें ना एक नैरेटिव बन गया था, दो तीन चीज़ें। एक तो ये था कि भाई नौकरियां अपने चहेते लोगों को दे देते हैं, और इस चीज़ को बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया पिछले चुनाव में। और एक नैरेटिव ये बना कि भाई सारा विकास जो है वो रोहतक तक सीमित रह गया। तो ये जो दो चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठी और जिस पे लोगों ने पिछली बार वोट करा, इनको आप कितना तोड़ पाए? देखो, ये बात डिपेंड करती है आपके नुमाइंदा जो होता है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव कमज़ोर होगा तो आप उतना विकास नहीं करवा पाएंगे। सरकारें तो काम करती हैं। अगर आपका अपना आदमी मजबूत होगा, यहाँ से जिसको चुन करके विधायक भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर काम होगा। अब यहाँ कोई नौकरी मांगने वाला ही नहीं होगा, कोई विकास कार्य मांगने वाला ही नहीं होगा, तो कहाँ से आएगा? मुख्यमंत्री जी के सामने आपको अपनी योजनाएं रखनी पड़ेंगी कि हमारे इलाके का ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए। और ये तो नैरेटिव बनाया था। हाँ। जब दल बदल करना था राव इंद्रजीत सिंह ने, तो उन्होंने इसको नैरेटिव बना लिया कि हुड्डा तो सिर्फ जाटों के इलाके में काम करते हैं, हीरों की अवहेलना करते हैं। और उसका भारी खामियाजा हुड्डा जी को भुगतना पड़ा। वो तो पार्टी छोड़नी थी उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने बनाया था नैरेटिव।
क्योंकि उनको बीजेपी में भागना था। तो इस वजह से इलाका पिछड़ता गया। जब यहाँ का प्रतिनिधि मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर बराबर का हिस्सा भी मिलेगा। हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई, हुड्डा जी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस इलाके को अवहेलना करे। अवहेलना कैसे होती है? देखो, यहाँ पर जितनी शिक्षण संस्थाएं बनी हैं वो पिछले हुड्डा जी के दौरान बनी है, उनके शासनकाल में बनी है। हमारे तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। हमने बाद में इस बात को महसूस किया हमने कि सही मायने में किसी इलाके का विकास होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से होता है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो पिछड़ापन का अंधकार दूर होता है। और हमारे इलाके में बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ITI इस तरह के बने। हमारी प्रोग्राम है अगली बार इसमें औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे इलाके में काम हो। जिस तरह से मानेसर में है उसी तरह से यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि इस इलाके के नौजवानों को रोजगार मिल पाए। अच्छा बोरा जी, आप ना मैं आपका एक भाषण सुन रहा था जब कार्यकर्ता सम्मेलन था दीपेंद्र का, आपने मंच से अग्निपथ स्कीम का काफ़ी जिक्र किया और इस इलाके से सबसे ज़्यादा सैनिक अगर हरियाणा में कहीं से जाते हैं तो यही विधानसभा है, यही इलाका है। तो ये जो अग्निपथ की स्कीम है, इसका जब आप घूमते हो तो युवाओं से क्या फीडबैक मिल रहा है? इसका लोग इससे बहुत निराश हैं। इस तरह की योजनाएं बना दी, फौज में कोई जाने को पसंद ही नहीं कर रहा, क्योंकि 3-4 साल के लिए क्या जाएगा कोई। तो ये तो जिस तरह से इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना दिया, ठेके पे आदमी लेने का काम कर दिया, उसी तरह से फौज का भी ऐसा ही कर दिया। इसलिए इसको तो बंद करना चाहिए, परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी मांग है। नौजवान तो बड़े इस बात से उत्साहित हैं कि हमने जब ये कहा है कि हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो परमानेंट भर्ती फिर से शुरू की जाएगी। अच्छा, इस इलाके का ना एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम राव इंद्रजीत सिंह है और वो भाजपा से तीसरी बार मैदान में है, गुड़गांव लोकसभा वो लड़ रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि भाई उनकी जो, क्योंकि पुराना हल्का उनका रहा है, जाटसाना जब होता था, तो उनके वर्कर यहाँ भी अच्छी खासी तादाद में है कोसली विधानसभा में। और यहाँ वो अगर अरविंद शर्मा के लिए जोर लगाएंगे तो क्या आपको लगता है कि कुछ करिश्मा इस बार भी वो भाजपा के लिए कर पाएंगे? उनको लगाना चाहिए, वो भी लगा के देख ले कितना करिश्मा कर पाएंगे। हम तो उनका स्वागत करेंगे, वो आए तो सही यहाँ। अगर उनकी इतना ही भारी फॉलोइंग है तो वो भी आके देख लें, अरविंद शर्मा को जिता के देखें आपके कोसली में कितनी से जिता पाते हैं। लेकिन कई बार ना ऐसी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी होती है, बोला कि राव इंद्रजीत सिंह और हुड्डा साहब में एक आपसी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि हुड्डा साहब इधर जाके रैलियां नहीं करेंगे उनके इलाके में आके, और वो कोसली नहीं जाएंगे। तो ये मैच फिक्सिंग इस बार भी होगी क्या? वो तो आगे आपको पता लग जाएगा। जब इंद्रजीत सिंह कोसले में आएंगे, हुड्डा साहब रेवाड़ी में, बावड़ में जाके रैली करेंगे तो मैच फिक्सिंग तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आप खत्म करवा दोगे इस बार ये फिक्सिंग? बिल्कुल करवा देंगे। अच्छा, एक जैसे दीपेंद्र हुड्डा जब गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि संविधान बदलना चाहते हैं। और इस बार जो SC वोटर है उस पर भी बड़ा सबकी नज़र है कि वो हरियाणा में किसके साथ जाएगा, क्योंकि कई तरह की इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इस बार भाजपा से छिटक रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये 400 पार का नारा, आरक्षण पे सवाल, संविधान पे सवाल और फिर SC वोटर कैसे देखते हैं? ये वैसे तो जुमला ही है उनका। बाकी ये है कि अगर उनकी मंशा ये है कि अगर 400 आ जाए तो संविधान को बदलने का पूरा उनका प्रोग्राम है। रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भी है, क्योंकि वो मन से नहीं चाहते। क्योंकि आप देखिए, जब VP सिंह ने प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। वो आरक्षण ही था, वो OBC को आरक्षण दिया था VP सिंह जी ने 27%, और इन्होंने तुरंत समर्थन वापस लिया था। ये तो आरक्षण के विरोधी तो रहे ही हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन ये 400 का तो एक जुमला है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में पिछले बार चुनाव में 75 पार का नारा दिया था, वो उसी रेशो में यहाँ भी आनी है सीटें। 75 पार का नारा दे करके 40 आई थी, 400 का नारा दे करके 212 बनती है, 212-13, तो इनकी इसके करीब वोट सीटें आनी है। अच्छा, एक SC वोटर की और मैं बात पूछ रहा था। SC कम्प्लीटली कांग्रेस के साथ। मैं सभी गाँव में हम गए हैं, बहुत भारी उत्साह है उनमें, और इस बार यही करिश्मा होगा कि SC सारे देश में ही 100% वोटें कांग्रेस की तरफ आ रही। अच्छा, आप जब इलाके में घूमते हैं तो क्या आपको इस तरह की कोई बात फील होती है, कोई महसूस होता है कि भाई जो
कांग्रेस का वोटर है वो इस बार बड़ा वोकल है। आप गांव में जाओ, निकल के आएगा, बोलेगा, भाजपा कैंडिडेट का विरोध भी हो रहा है कई जगहों पे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग हैं वो इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई हमारा वोटर तो साइलेंट है और ये जितना विरोध करेंगे ना उतना हमें उल्टा फायदा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है। वो क्या वोकल हो, कैसे वोकल हो? उनके पास जवाब नहीं है कि वोट मांगने जब जाते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड दिखाते हो। तो पिछले बार हमने ये काम किए, हम 5 साल रहे हैं पावर में, तो हमने ये काम किए। अब काम किए ही नहीं तो उत्साह कैसे होगा? वो निराश है, अंदर से नाराज भी हैं, निराश हैं। और कांग्रेस का उत्साहित इसलिए हमारा कार्यकर्ता कि उनको सरकार आती नज़र आ रही है, इसलिए उनमें बड़ा उत्साह है। अच्छा, एक अहिरवाल से जुड़ा सवाल ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटी गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जो है वो यादव खफा है इस बार गुड़गांव लोकसभा में खासकर। नहीं, वो तो पहले भी एक ही सीट देते थे, अब भिवानी महेंद्रगढ़ में लड़ रहे हैं सावधान सिंह। वहाँ कह रहे हैं कि जाटों की काट दी, तो जाट जो है खफा है कि भाई ये बंसीलाल परिवार की विरासत आप महेंद्रगढ़ शिफ्ट कर रहे हो। देखो, जातिवाद पे ही कोई राजनीति थोड़ी होती है, इससे ऊपर उठना होगा हमें। अच्छा, लोकतंत्र में जातिवाद बड़ी संकुचित सोच हो जाती है, इससे बाहर निकल के हमें सोचना पड़ेगा जब तक हम काबिल आदमी को वोट नहीं देंगे, पार्टियों को भी छोड़ दो, उम्मीदवार का चयन करो, जो काबिल उम्मीदवार हो उसको वोट देना चाहिए, ताकि पार्टियां आगे से सही उम्मीदवारों का चयन करें। अच्छा, ये जो ऐन मौके पे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनाया है और ओबीसी चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसका कोई फायदा मिलेगा इनको? कांग्रेस पार्टी, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा को क्या मिला? भाजपा ने तो स्वीकार कर लिया अपने फेल्योर को कि 5 साल जो 4.5 साल सरकार रही है वो फेल रही है, बल्कि 9.5 साल ही कहूँ। जो ऐन वक्त पर बदलना पड़ा तो उनकी रिपोर्ट ये आई है कि भाई जनता बहुत खिलाफ है। लेकिन हमारे हरियाणा के एक ट्रेंड है कि यहाँ पर आखिरी साल में कोई बदलाव करता उसका कोई असर नहीं होता, उसका लोग मन बना चुके होते हैं। ऐसे जब भी ये बदलाव आया है, सन 86 में अगर मुख्यमंत्री बदलने का काम कांग्रेस ने किया था तो भी कोई बदलाव हुआ नहीं, लोग उतने ही भारी बहुमत से उस सरकार को हरा के भेजते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है जगदीश जी, कोसली विधानसभा से जो 70-72 हज़ार एक तरफा पोलिंग अरविंद शर्मा के 75 हज़ार हुई, तो इस बार उस लीड को कितना तोड़ोगे और क्या दीपेंद्र हुड्डा की लीड बढ़ाओगे इस बार आप? हम दीपेंद्र हुड्डा जी को कोसली विधानसभा क्षेत्र से निश्चित जिता करके भेजेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जिताएंगे, कम से कम 20-25 हज़ार की जीत होगी। तो फिर आप भी फिर विधानसभा लड़ोगे दीपेंद्र को जिता के? हाँ, बिल्कुल लड़ूंगा मैं तो। लेकिन आपके दावेदार तो बहुत है टिकट के इस विधानसभा। दावेदार तो रहते ही हैं, दावेदार तो होने भी चाहिए। तो अगर एक ही आदमी रहेगा तो फिर कैसे चूज कैसे करेंगे? दावेदार तो रहते हैं, लेकिन हाँ ठीक रहेगा सब। अच्छा। लेकिन वो किरण चौधरी जी फिर ये भी कहती हैं कि बोली हुड्डा साहब वो नाम नहीं लेती, पर ये कहते हैं कि सबको थपकी मार देते हैं। हाँ, वो तो ऐसा राजनीति में करना पड़ता, अगर एक कोई पहले ही डिक्लेयर कर दे तो बाकी भाग जाते हैं। ऐसा इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। पार्लियामेंट का चुनाव है, हम सबकी वोट चाहिए, इसलिए हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। तो जगदीश यादव जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को इस बार कोसली विधानसभा से जिताकर भेजेंगे और फिर वो खुद का दावा भी ठोक रहे हैं कि मैं कोसली से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि इनके सामने चुनौतियां हैं क्योंकि कई टिकट के दावेदार हैं, तो देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कोसली का मूड क्या रहेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ी मिलेगी कोसली, या फिर जिस तरीके से पिछली बार एक तरफा अरविंद शर्मा के समर्थन में पोलिंग हुई थी वही तस्वीर एक बार दोबारा से रिपीट होगी? ये बड़े सवाल है। 4 तारीख को इसका नतीजा जो है वो सबके सामने होगा और फिर उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि जगदीश जी को कोसली से कांग्रेस पार्टी टिकट देती है या नहीं।